अब बात करते हैं जो उपन्यास का प्रारंभिक चरण है उसके विकास का। उसका तो प्रारंभिक हिंदी उपन्यास का जो कालखंड है वो 1877 से 1918 के बीच में है। और सन 1877 में श्रद्धा राम फिल्लौरी ने भाग्यवती उपन्यास लिखा था। ये उपन्यास उपदेशात्मक था और ये अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास तो नहीं था, परंतु इसमें विषय वस्तु की नवीनता थी, इसलिए इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा गया। और हिंदी उपन्यासों के प्रेरणा स्रोत रहे बंगला उपन्यासों की भूमि बहुत उर्वर रही। मैं समझती हूँ कि उपन्यास से भी पहले जो इसका प्रारंभिक विकास क्रम है, थोड़ा सा उपन्यास की परिभाषा को और समझते हैं। तो ये जो एक इसका विकास हुआ, कैसे हुआ, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उपन्यास का जो एक कलेवर है वो कैसा होना चाहिए, क्या विशेषता उसमें होनी चाहिए, क्या रूप उसमें होना चाहिए, तो वो रूप जब पता चलेगा तो पता चलेगा अन्य विधाओं से ये इसलिए अलग रहा और इसलिए उनसे विशिष्ट रहा, इसलिए जो इसका विकास है वो कुछ आगे चल करके दिखाई देता है। तो जो उपन्यास शब्द है उसको परिभाषित करेंगे कि उपन्यास क्या है। उपन्यास यूं तो ऐसा निबंध साहित्य रूप है कि इसको किसी निश्चित परिभाषा में बांधना तो बहुत कठिन कार्य है। फिर भी समय समय पर आलोचक होते रहे हैं और उपन्यासकार इसकी परिभाषा देने का प्रयत्न करते रहे हैं। रोमांस और उपन्यास का अंतर स्पष्ट करते हुए क्लेरा नीव ने लिखा है कि उपन्यास यथार्थ जीवन और व्यवहार का तथा उस युग का जिसमें वह निर्मित हुआ है एक चित्र, कि उपन्यास यथार्थ जीवन और व्यवहार का तथा उस युग का जिसमें वह निर्मित हुआ है एक चित्र। फ्रांसीसी आलोचक एबेल शेवेल के अनुसार उपन्यास एक निश्चित आकार का गद्यमय आख्यान है, जिसका अपना एक निश्चित आकार है, उसका एक गद्यमय आख्यान है। और इसी परिभाषा को स्वीकार करते हुए फाक्स्टर ने बड़ा जोर दिया है और इतना, और उसमें एक शब्द जोड़ दिया कि इसका आकार 50,000 शब्दों से कम नहीं। बात वही रखी जो ऊपर उन्होंने कही कि एक निश्चित आकार का गद्यमय आख्यान है, ये बात कही है शेवेल ने। और शेवेल की इस वाक्य में अपना एक वाक्य जोड़ रहे हैं कि और जो निश्चित आकार है वो 50,000 शब्दों से कम नहीं है। अर्नेस्ट ए वेबर ने उपन्यास को एक गद्यमय कल्पित कथा द्वारा मानव जीवन की व्याख्या करा और रिचर्ड चर्च ने इस परिभाषा को आधुनिक उपन्यास की ओर एक बड़ा कदम है। तो अलग अलग आलोचकों ने उपन्यास के लिए अपने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग रूप दिए हैं, लेकिन जब तक प्रेमचंद की परिभाषा ना आई तब तक उपन्यास की परिभाषा भी पूरी नहीं होती। तो हिंदी के जो यशस्वी उपन्यासकार हैं श्री प्रेमचंद जी, वो कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल है। और वास्तव में प्रेमचंद जी ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि उपन्यास में मानव का संपूर्ण चरित्र झांकता है और उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हुए न जाने कितने रहस्यों को एक कौतूहल के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये उपन्यास का मूल तत्व है, मूल सौंदर्य है। और प्रेमचंद जी की जो परिभाषा है वो सभी की परिभाषाओं को अपने अंदर समेट। तो
तो इन सारी जो भी परिभाषाएं सामने आती हैं, उन सब पर यदि सब पर यदि विमर्श किया जाए, विचार किया जाए, तो किसी में उपन्यास की विषय वस्तु पर आग्रह है, किसी में उसके रूप मात्र पर आग्रह है, तो कोई परिभाषा अत्यधिक व्यापक है। उनके अनुसार उपन्यास विस्तृत आकार का एक ऐसा कल्पित गद्य आख्यान है जिसमें एक कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों एवं कार्य व्यापार का चित्रण। तो उपन्यास का जो हमें इससे जो बातें समझ में आती है, देखिए, एक तो ये बात समझ में आती है कि उपन्यास का आकार विस्तृत होता है, कहानी कल्पित होती है, कथा में आए हुए पात्र एवं कार्य व्यापार वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, कथानक एक ही होता है, वर्णन माध्यम गति। तो इस प्रकार उपन्यास इन सारी विशेषताओं से युक्त होता है और स्वभावतः मनोरंजन तत्व का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि मानव जीवन संबंधी जो कल्पित कथा है उसमें मनोरंजन की क्षमता होगी ही, किंतु उपयुक्त विशेषताओं के रहते हुए भी यदि उपन्यास में मनोरंजन के गुण नहीं है तो औपन्यासिक मूल्य बहुत कम है, वो अपने आप में नहीं देखना। तो यहाँ पर अब हम जो ऐसे कलेवर वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे ढंग वाला जो ये साहित्य गद्य का एक स्वरूप है, एक विधा है, वो उपन्यास जिस कालखंड में अवतरित हुआ 1877 ईस्वी के रूप में जाना जाता है, आलोचना के द्वारा इस रूप में कहा जाता है। उपन्यास की परिभाषा को समझने के बाद अब जो ये एक चर्चा है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का जो प्रारंभिक उपन्यास कालखंड है वो 1877 ही माना गया है। 1818 मतलब 1877 से 1918 का एक कालखंड माना गया है। और ये बात कही कि भाग्यवती जो है वो पहला उपन्यास है, लेकिन परीक्षा गुरु को भी पहला उपन्यास कहा जाता है। तो इन दोनों के विषय में जो मतभेद है थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आगे उपन्यास के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ये पता ही है कि बंगला, मराठी आदि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें उपन्यास के आविर्भाव एवं प्रचलन ने हिंदी लेखकों को इस ओर उन्मुख किया था, है ना। और हिंदी में इस नवीन साहित्य की प्रतिष्ठा हुई थी इसी के बाद में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास में, मतलब जो हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी रचना है में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित जो परीक्षा गुरु और 1882 ईस्वी, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, हम नाम से याद करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की अपनी रचनाएं में लाला श्रीनिवास द्वारा रचित जो परीक्षा गुरु है उसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। लेकिन अभी क्योंकि ये बात भी कही गई है कि फिल्लौरी द्वारा रचित जो भाग्यवती है वो प्रथम है, तो देखिए उन्होंने इसके पूर्व पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखित एक जो उपन्यास है उसका उल्लेख किया है और वो है भाग्यवती। इसका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी ने भी किया है, भाग्यवती। और एक सामाजिक उपन्यास संवत 1934 में उन्होंने लिखा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो यह उपन्यास सन 1877 में लिखा गया था भाग्यवती, लेकिन 10 वर्ष बाद सन 1887 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो रचना काल की दृष्टि से भाग्यवती हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसके पूर्व लिखे गए एक उपन्यास का उल्लेख किया है, उनका परीक्षा गुरु
1884 द्वितीय हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया। तो ये धारणा थोड़ा इसमें कुछ मतभेद हैं, अलग अलग आलोचक अपना अलग अलग विवरण देते हैं। इस प्रकार का जो पहला उपन्यास है जिसका उल्लेख मिलता है मनोहर उपन्यास, ये 1871 ईस्वी है। बहुत सारी चीजें सामने आती है जब खंगालने बैठते हैं। तो जिसके संपादक सदानंद मिश्र तथा शंभुनाथ मिश्र, लेखक का नाम इसमें नहीं है, लेकिन यह अनुवाद नहीं ज्ञात होता क्योंकि यह संपादकों द्वारा केवल संग्रहित और संशोधित किया, तो अनुवाद तो है नहीं, उपन्यास ही। इसकी कथा वस्तु के संबंध में कोई संकेत नहीं है, यह एक खेदजनक बात। तो इस उपन्यास का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसे गुप्ता जी ने तो नहीं बताया। प्रामाणिक सामग्री के अभाव में इस कृति को हिंदी का उपन्यास नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाणिक, जो मनोहर उपन्यास है इसके लिए कोई प्रमाणिक सामग्री नहीं मिलती, सूत्र नहीं मिलते, और जब तक प्रमाण नहीं मिलते तब तक उसको नहीं चयन किया जा सकता। तो रचना काल की दृष्टि से भाग्यवती को और प्रकाशन काल की दृष्टि से परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक संशय था कि हम किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माने, तो ये दोनों बातें सामने आई, क्योंकि जो श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती है वो लिखा 1877 में गया है, पर इसका प्रकाशन 1887 में हुआ है। और जो लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, वो 1882 का है। तो इसलिए अगर हम कहें कि लेखन की दृष्टि से, रचना काल की दृष्टि से कौन सा पहला है, तब तो भाग्यवती आता है, और प्रकाशन की दृष्टि से पहला कौन सा है, तो परीक्षा गुरु आता है। ये दोनों बातें इस रीति में सही है। ठीक है, तो यह अंग्रेजी का मौलिक, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है। लेकिन भाग्यवती की बात चल रही है, लेकिन इसमें विषय वस्तु की नवीनता थी, इसीलिए इसे हिंदी का पहला उपन्यास कहा गया। अब जो युगीन परिस्थितियां रही उस समय, तो आधुनिक उपन्यास युग जीवन की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है, और उसकी उत्कृष्टता के मापदंड में एक यह भी है कि हमारे द्वारा तत्कालीन समाज अपने यथार्थ परिवेश में किस सीमा तक चित्रित हो सकता। तो जिस समय हिंदी उपन्यास का प्रादुर्भाव हुआ, अंग्रेजी राज्य की जड़ भारतवर्ष में गहराई से जमी थी। सन 1857 की जन क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की ओर जबरदस्ती समाप्त, और सन 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया। उनकी उदार शासन नीति लोकहित के कारणों से भारतीयों के हृदय में उनके प्रति स्वाभाविक निष्ठा की भावना उदित हुई, और मुस्लिम शासन की धार्मिक कट्टरता से उभरे हुए हिंदू अंग्रेजों की उदार धर्म नीति से आश्वस्त हुए। देश में सड़क, रेल, तार, डाक, पुलिस, न्यायालय आदि की व्यवस्था से और छोटे बड़े सभी अंग्रेजी राज्य के प्रशंसक बने। तो ये तो उस समय की विभिन्न परिस्थितियां थी जो चल रही थी, और ये विभिन्न परिस्थितियों ने, क्योंकि जो युग की परिस्थितियां होती हैं उनका साहित्य पर पूर्ण प्रभाव होता है, और युगीन परिस्थितियां एक उर्वरक भूमि के रूप में साहित्य के लिए कार्य करती हैं, एक उर्वरक धरातल उत्पन्न करती हैं, और उस धरातल से साहित्य को जन्म मिलता है। तो ये जो परिस्थितियां थी, ये युगीन परिस्थितियां थी, ये राजनीतिक परिस्थितियां। अगर इन परिस्थितियों को थोड़ा और समझें तो जो उपन्यास का आगमन वो और अधिक समझ में आता है और अधिक क्लियर होता है अपने आप में। तो धीरे धीरे जो मतलब कि धीरे धीरे अंग्रेजों की अप्रत्यक्ष शोषण नीति जनता के को अपनी दासता का जो है
वो बनाने लगी, क्योंकि शुरू में तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, रानी विक्टोरिया का जो व्यवहार है, उसके कारण सारे के सारे भारतीयों के प्रशंसक बन गए और वो उनकी बातों को मानने लगे, अंग्रेज राज की सराहना की। भारतीय उपन्यास का एक पात्र कहता है, भाग्यवती उपन्यास का एक पात्र कहता है, सो अब तो ईश्वर ने हमको उस महाराज अंग्रेज की प्रजा बनाया है कि जो कभी अन्याय नहीं करना चाहता, फिर अब छोटी अवस्था में लड़की लड़कों से विवाह करने में क्या प्रयोजन। लेकिन जो हृदय में है वो धीरे धीरे सामने आता है। तो धीरे धीरे अंग्रेजों के हृदय में जो एक शासन की लिप्सा थी कि हमें भारतीयों पर शासन करना है, वो सामने आने लगी, उनकी शोषण नीतियों के रूप में सामने आने लगी। तो जब वो चीजें सामने आई तो जनता को आभास हुआ कि ये तो हमें अपना दास बनाना चाहते हैं। महारानी द्वारा दिया गया आश्वासन मृग मरीचिका सिद्ध हुआ। वो तो ऐसी मृग मरीचिका बन गया कि भारतीय ये सोचने लगे कि हमने क्यों इन पर विश्वास किया। जनता पर नए नए कर लगने लगे, उनके अनुपात में जो सुविधाएं मिली वे सब खत्म की जाने लगी, किसानों पर लगान बढ़ा दिया गया। ये सारी परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थितियां थी। इंग्लैंड के उद्योग धंधों की वृद्धि के लिए यहाँ के कुटीर उद्योग समाप्त किए जाने लगे। उन पर शांति और सुव्यवस्था के नीचे धीरे धीरे धन का विदेश चला जाना लोगों को खलने लगा। तो 1857 का जो विद्रोह है, जिस निर्ममता एवं क्रूरता से कुचला गया है भारतीयों को, उसकी स्मृतियां आज भी ताजी हो जाती हैं। अतः शासन के प्रति किसी भी प्रकार के विद्रोह का साहस जो है रह नहीं लगा। यातायात के साधनों के सुलभ हो जाने पर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से दूर दूर के लोग एक दूसरे के निकट आने जाने लगे। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा। पढ़े लिखे लोग विलायत जाने लगे। वहां के स्वतंत्र वातावरण में उनके भीतर आजादी की चाह उत्पन्न हुई। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि महानुभावों ने देशवासियों के समक्ष विदेशों की स्वतंत्रता का चित्र अंकित करके उनकी आकांक्षाओं को उद्बुद्ध किया और राष्ट्र को संगठित करने का प्रयत्न आरंभ किया। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो अपने प्रस्तावों द्वारा जनता की मांगों को सरकार के सामने रखने लगी और कालांतर में एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संस्था बनी, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश को स्वतंत्र बनाना था। तो इस प्रकार उपन्यास के उदय काल में एक और अंग्रेजी राज्य की सुव्यवस्था के प्रति संतोष व्यक्त किया गया और दूसरी ओर शोषण नीति की निंदा होने लगी और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो ये हमने देखा कि जो उपन्यास साहित्य का एक उदय काल है, उस उदय काल में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो बहुत भयानक। प्रारंभिक समय ऐसा था कि ऐसा लगा भारतीयों को कि जो भी अंग्रेजी शासन है वो अंग्रेजी शासन हमारे लिए है, हमें सुख संपत्ति देने के लिए एक सहानुभूति की भावना थी। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को ये ज्ञात होने लगा, पता लगने लगा कि अंग्रेज जो है वो केवल एक मृग मरीचिका में फंसा रहे हैं और वास्तव में जो रानी विक्टोरिया का प्रेम था वो मृग मरीचिका ही अंत में साबित हुआ है। और उसके बाद जो भारतीयों को ये ज्ञात हुआ कि हम किस धोखे में फंसने लगे हैं और किस प्रकार शोषण के और किस प्रकार से हम गुलामी के जंजीरों में बंधने लगे हैं, तो ये चीजें जो है उनको राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ने लगी। तो ये जो उपन्यास का एक उदय काल था, इसमें दो चीजें देखने को मिली। एक तरफ व्यक्ति खुद अंग्रेजी शासन के प्रति झुके और दूसरी तरफ जब उन्हें पता चला कि ये शासन प्रेम नहीं है, ये शासन हमारी सहायता नहीं है, ये शासन हम पर गुलामी है, ये शासन दासता है, ये शासन पेड़ी है, तो वो उससे बाहर निकलने के लिए छटपटाए, परेशान हुए, व्याकुल हुए और जैसे जैसे उन्होंने शोषण को सहा, उन यातनाओं को सहा, तो अपने राष्ट्र के प्रति एक स्वतंत्र राष्ट्र को पाने की जो एक लालसा है
के हृदय में प्रबल होगी, जिसके बाद 1857 की जो क्रांति है वो सामने आती है, जो उन लोगों के इस भाव को अभिव्यक्त करती है। तो इस रूप में काफी जो एक हृदय का व्यक्तियों के मानस का जो एक उद्वेलन है वो सामने आता है। इसी के साथ साथ ये जो उदय काल है हिंदी उपन्यास विधा का, ये इस मंथन से उत्पन्न होता है और ये मंथन उसमें हमें दिखाई देता है। तो हम जो देखते हैं हिंदी उपन्यास का जो ये उदय काल है, इस उदय काल में जो उपन्यास विधाएं हैं उनमें अंग्रेजी ढंग का मौलिक स्वरूप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन एक नवीनता इनमें दिखाई देती है। इसलिए हिंदी उपन्यासों के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो बंगला उपन्यास कहे गए हैं और उन उपन्यासों से जो हिंदी उपन्यास है उनकी जो भूमि है, धरातल है, वो उर्वरक बना है, उर्वरक क्षमता से युक्त हुआ है। तो हिंदी उपन्यास का जो ये आरंभिक काल है, उदय काल है, ये भले ही बंगला के द्वारा इसे प्रेरणा स्रोत मिला हो, और लेकिन जो युगीन परिस्थितियां हैं उनका भी इसमें बहुत अधिक सहयोग रहा है, क्योंकि साहित्य को एक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो युगीन परिस्थितियों से भी प्राप्त होती है। तो जैसे वो राजनीतिक परिस्थितियां थी, ऐसे ही कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी रही जिन्होंने हिंदी उपन्यास के उदय में अपना एक सहयोग प्रदान किया है। तो अगर उनको भी हम देखें तो जो सामाजिक परिस्थितियां रही हैं उस समय में, अंग्रेजी राज्य स्थापना से प्राचीन राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचा जो है वो ढह चला था और जमींदारी प्रथा वहां पर जड़ जमा चुकी थी। भारतीय उद्योग धंधे समाप्त होने लगे थे। समाज की ऐसी दुर्गति दिखाई देने लगी कि चारों तरफ परिवर्तन दिखाई देने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव में अंग्रेजों के संपर्क से एक और तो रूढ़ियां, जड़ धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मान्यताएं शिथिल पड़ने लगी थी। उनके संपर्क से व्यक्ति शिक्षा की ओर थोड़ा अग्रसर होने लगा था। दूसरी ओर फैशन, मिथ्या चमक दमक और कतिपय नव शिक्षित अपने यहाँ के सभी संस्कारों और प्रथाओं को जो है होता हुआ देखकर उपहासास्पद दृष्टि से देखने लगे थे। तो सभी बातें अंग्रेजों का अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति की ओर एक दृष्टिपात करती हैं। धर्म परिवर्तन का चक्र भी उस समय चल पड़ा था। ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर स्कूल और अस्पताल खोलकर आर्थिक सहायता देकर प्रेम और सद्भाव के साथ भोली भाली जनता को धर्म की ओर आकर्षित करना आरंभ किया और समाज के अत्याचारों से पीड़ित, शिक्षा से वंचित, छुआछूत के भेदभाव से अपमानित व्यक्तियों ने इस नवीन धर्म में उन्नति के अवसर देखे, दीक्षित होना आरंभ कर दिया और हिंदू समाज के समक्ष एक विषय समस्या आ खड़ी हुई, विषम समस्या आकर खड़ी हो गई कि बाल विवाह, बहु विवाह, वृद्ध विवाह, विधवा विवाह निषेध तथा दहेज आदि की कुप्रथा ने तो बहुत पहले से यहाँ जड़ जमा रखी थी। तो अन्य धार्मिक और सामाजिक विकृतियों ने भीतर ही भीतर समाज को खोखला कर दिया। तो जब इस प्रकार की आंतरिक उद्वेलन और मानसिक जो कष्ट है जब वो सामने आता है, तो व्यक्ति साहित्य की ओर, जो सहृदय व्यक्ति है वो साहित्य की ओर बढ़ने लगता है। इन कुरीतियों के उन्मूलन और भारतीय धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि बहुत जो मनीषी थे वो अग्रसर हुए, अपने समाज के लिए आगे आए और ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन आदि संस्थान में अपने प्रचार और आंदोलनों के द्वारा जो पारंपरिक सामाजिक कुरीतियां थी उनके उन्मूलन का कार्य किया। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप समाज के नए संगठन का प्रयास किया और इन संस्थाओं के द्वारा मद्यपान, जुआखोरी, धर्म परिवर्तन, धार्मिक आडंबर, ढोंग, छुआछूत, बाल विवाह, इन सब का उन्मूलन बड़े ही उत्साह और आवेश के साथ किया गया। विधवा विवाह का समर्थन किया गया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, अंतरजातीय विवाह, खान पान का भी समर्थन किया गया। पुराने ढंग की जो सनातन धर्मी मान्यताएं थी उसी आवेश के साथ
प्राचीन रीति रिवाज एवं विश्वासों का अनुमोदन, मतलब कि एक तार्किक रूप में किया गया कि जो सही है उसे अपनाया जाए, जो गलत है उसको जो है हटाया जाए, उसका की उपेक्षा की जाए। तो ऐसी जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों में हिंदी उपन्यास का आविर्भाव हुआ है और प्रारंभिक उपन्यास समाज सुधार के ध्येय बनकर ही अग्रसर हुए हैं। आगे चलकर घटना प्रधान विस्मयाबोधक उपन्यासों ने उसके विकास मार्ग को बहुत दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया। तो ये जो एक परिस्थिति है, यूनियन परिस्थितियां हैं जो धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में हमारे सामने आती हैं, इन सभी ने उपन्यास के आविर्भाव काल में, उसके प्रारंभिक काल में एक उर्वरक भूमिका निभाई है, एक उर्वरक भूमि की भूमिका निभाई है और इसी धरातल पर हिंदी उपन्यास जो है वो खड़ा हुआ है। तो हिंदी उपन्यास जो है उसमें जो 1877 के पहले जो प्रकाशित बहुत सारे ऐसे उपन्यास थे कि प्रकाशित हो चुके थे, उनमें भवानी चरण बंदोपाध्याय का नव बाबू विलास और टेक चंद ठाकुर का प्यारी चंद्र मित्रा का और आला लेर घरेर दुलार, ये बहुत ही लोकप्रिय और बंगला के कई उपन्यासों का प्रभाव हिंदी उपन्यासों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हिंदी उपन्यासों की भूमि बंगला उपन्यासों के अनुवाद द्वारा समृद्ध हुई है। बंगला के अलावा अंग्रेजी उपन्यासों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव हिंदी उपन्यासों में देखने के लिए मिलता है। तो जैसे परीक्षा गुरु 1882 पर अंग्रेजी का सीधा प्रभाव है और प्रेमचंद्र पूर्व युग में साहित्यिक चेतना मुख्यतः दो प्रवृत्तियों में प्रचलित थी। एक प्रवृत्ति मनोरंजनकारी थी और दूसरी सामाजिक जागरण से। मनोरंजन का तत्व प्राय हर युग के कथा साहित्य में मिलता है, क्योंकि साहित्य का एक प्रयोजन आनंद की प्रार्थना है और इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा किया गया सामाजिक, ऐतिहासिक और घटनात्मक विभाजन ही उचित माना है। इस युग के पंडित श्रद्धाराम फुलेरी सन 1837-1881, लाला श्रीनिवास दास सन 1851-1857, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और लज्जाराम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजनंदन सहाय और मन्नन द्विवेदी प्रमुख सामाजिक उपन्यास। तो ये सारे के सारे सामाजिक उपन्यास हैं। पंडित श्रद्धाराम फुलेरी ने भाग्यवती 1877 में लिखकर स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु सन 1882 में मतलब कि ये संदेश दिया है कि जो बात 100 बार समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से मन में बैठे। तो ये बात जो परीक्षा गुरु की है वही है कि गुरु परीक्षा है। जब व्यक्ति के जीवन में स्वयं परीक्षाएं आती हैं तब उसे सीख मिलती है सही और गलत का निर्णय करना। उससे पहले समझाने से उस पर असर नहीं होता। तो इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु मानते हैं और इसी तरह राधा कृष्णन सहाय हिंदू सन 1890 नामक उपन्यास सामाजिक समस्याओं और गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में किशोरीलाल गोस्वामी महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और इन्होंने कुल 65 उपन्यास लिखे। इन्होंने कई सामाजिक उपन्यास लिखे। उनके उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी में पहली बार वैश्य जीवन के दर्द को उपन्यास का विषय बना। तो उनका उपन्यास पुनर्जन्म या सौतिया डाह से युक्त रहा है। इसमें लेखक की सम्मति व्यक्त होती है कि सौतेनों को सुशील और सुंदरी का सा बर्ताव करना चाहिए और पुरुष को सज्जन की भांति दक्षिण नायक सा आचरण करना चाहिए। यह उपन्यास उस समय की पुरुष मानसिकता और सामाजिक आचरण को दर्शाता है जहां पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से संबंध रखना सर्वथा उचित।
तो उस काल के उपन्यास में यह झलक मिलती है कि स्त्रियों के लिए स्त्रीत्व का निर्वाह परम आवश्यक माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में रामचंद्र तिवारी का मानना है कि नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सकते, फिर भी तत्कालीन समाज के प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है। तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों में निर्विवाद रूप से उनका स्थान है। अब जो एक तो देखिए, अभी तक के इस कंटेंट में जो हमने बातें समझी हैं, उनमें सबसे पहले तो हमने यही समझा कि प्रारंभिक हिंदी उपन्यास जो है, उस उपन्यास का जो कालखंड है वो 1877 से 1918 माना गया। दूसरी चीज हमने इसमें ये जानी कि जो प्रथम उपन्यास है उसमें हमारा भाग्यवती उपन्यास रचना की दृष्टि से पहला है और प्रकाशन की दृष्टि से परीक्षा दो उपन्यास पहला है। इसके बाद में जो एक उर्वरक भूमि उपन्यास को प्राप्त हुई है वो बंगला उपन्यासों से प्राप्त हुई है, वो बंगला उपन्यास प्रेरणा के स्रोत रहे। तीसरी चीज ये आई। चौथी चीज ये आई हमारी कि इसके अलावा जो हमारे उपन्यासों को एक उर्वरक क्षमता प्राप्त हुई है, एक ऊर्जा प्राप्त हुई है, वो जो उस समय की युगीन परिस्थितियां थी उनसे प्राप्त हुई, जिसमें जो हमारी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियां थी वो क्योंकि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था भारत पर, तो जैसी उनकी नीतियां थी उन सब के कारण जो हृदयों में मंथन हुआ वो सब एक साहित्य के लिए, साहित्य के उदय काल के लिए काफी उसको प्रभावित करने वाली रही है। ठीक है, इसके बाद में अब जो ये हमारा विषय चल रहा है कि कौन कौन से उपन्यास कब कब आए और किस किस के द्वारा वो लिखे गए, तो यही सब विषय है जिसमें कि हमने अब तक जो इस युग के उपन्यासकार हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, राधा कृष्ण दास हैं, इनके नाम पढ़े हैं, और किशोरीलाल गोस्वामी हैं, द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ब्रजनंदन सहाय हैं। तो इन प्रमुख उपन्यासकारों को जाना है, जिसमें कि श्रद्धा राम जी का भाग्यवती है और लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है और राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू नामक उपन्यास सामाजिक समस्याओं पर लिखा है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का तो नाम आता है, पता चलता है उपन्यास के ढेर आ गए हैं, 65 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो क्योंकि बहुत एक अच्छा उपन्यास साहित्य अपने जीवन में उन्होंने दिया, एक आज के समय में हम देखते हैं कि इतने जो साहित्य की विधाएं हैं, तो जो सौंदर्य हमें पूर्व में दिखाई दिया है वो सौंदर्य आज के समय में मिल पाना कठिन है, और उस सौंदर्य के साथ में उस समय के उपन्यासकारों ने कितना कुछ सृजित कर दिया, वो भी आज के समय में मिल पाना अत्यंत दुर्लभ है। तो ये जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, जिन्होंने इतने उपन्यास लिखे और एक वृद्ध उपन्यास साहित्य उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दिया है, तो उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं और उपन्यास स्वर्गीय कुसुमावा कुसुम कुमारी में पहली बार उन्होंने एक ऐसी स्त्री का जो एक ऐसा पक्ष है उसके जीवन के दर्द को उन्होंने उकेरा है और उसे उन्होंने अपने उपन्यास का विषय बनाया है। तो इस प्रकार लेखक की यह सम्मति व्यक्त होती है कि सौतेनों को सुशील और सुंदरी का सा बर्ताव करना चाहिए, पुरुष को सज्जन सिंह की भांति दक्षिण नायक का आचरण करना चाहिए। तो ये एक जो मानसिकताएं हैं, जो पुरुष की है, स्त्री की है, जो सामाजिक आचरण में होना चाहिए, ये सब उन्होंने अपने इस उपन्यास में दर्शाया है। स्त्रियों के एक तो स्त्रीत्व का निर्वाह करना चाहिए। तो किशोरीलाल गोस्वामी के बारे में रामचंद्र तिवारी ने जो कहा है, वो बात हम कह रहे थे कि नव्य समाज के प्रति आप न्याय नहीं कर सके, फिर भी तत्कालीन समाज की एक प्रतिनिधि मनोवृत्ति को समझने के लिए आपके उपन्यासों का अध्ययन आवश्यक है। तो किशोरी जी के जो उपन्यास हैं वो भले ही नव्य समाज की भावनाओं को इतना नहीं ग्रहण कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो तत्कालीन समाज की एक मनोवृत्ति थी उसको अवतरित करने में उन्होंने पूर्ण सक्षमता दिखाई। प्रेमचंद जी से पूर्व उपन्यासकारों में निर्विवाद रूप से
जो किशोरी जी का नाम है वो लिया जाता रहेगा क्योंकि वो महत्वपूर्ण। इसी समय भुवनेश्वर मिश्र के घराऊ घटना और जैनेन्द्र किशोर के गुलेनार का प्रकाशन। इन उपन्यासों में कस्बों, ग्रामीण अंचलों में उठते हुए मध्यम वर्ग और शहरों के तत्कालीन रईसों के जीवन की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। मतलब ये बताना चाहा है कि ये जो उपन्यास हैं, ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं, जो सामाजिक स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है, तो उसको पूरी तरह उकेरने में सक्षम रहे हैं। और जो उस समय की एक मानसिकता थी, जो मध्यम वर्ग का स्वरूप था, जो उच्च वर्ग का स्वरूप था, जो निम्न वर्ग का स्वरूप था, वो उस समय के साहित्य में उतरा, दिखाई दिया। इस युग में अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव रहा। सामाजिक तो अब लिखे गए हैं, पर जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनका अभाव रहा है। इतिहास के मामले में इतनी सूक्ष्मता से दृष्टि नहीं डाली गई हिंदी के उपन्यास विधा की दृष्टि से। फिर भी किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त, जयराम दास गुप्त, मथुरा प्रसाद शर्मा, बलदेव प्रसाद मिश्र, ब्रजनंदन सहाय और मिश्र बंधु ने उस दिशा में, जो ये दिशा है, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य, जितने भी साहित्यकार हुए इन सब ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक उपन्यास लेखन की तरह ऐतिहासिक उपन्यास लेखन में भी किशोरी जी का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण। उन्होंने तारा या छात्रकुल ऐतिहासिक उपन्यास का लेखन किया और तारा व छात्रकुल कमलिनी 1902 के लेखन को उन्होंने मतलब के अभिव्यक्त किया है। जो ये उपन्यास है तारा व छात्रकुल कमल 1902, इसके लेखन के लिए कर्नल टाडकृत राजस्थान और फ्रेंच यात्री बर्नियर के यात्रा विवरण से सहायता ली गई और लवंग लता और आदर्श वाला सन 1904, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल सन 1904, ये सोना और सुगंध व पन्नाबाई सन 1909, ये सब आपके ऐतिहासिक उपन्यास जितने नाम लिए। एक नाम लिया है तारा व छात्रकुल कमलिनी, कर्नल टाडकृत राजस्थान और फ्रेंच यात्री वो बर्नियर हैं, उनके यात्रा विवरण से इन उपन्यासों को लिखने के लिए सहायता दी गई। और लवंग लता और आदर्श वाला 1904 में आई, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1904 में, सोना और सुगंध व पन्नाबाई ये 1909 में आई। ये सारे के सारे हमारे ऐतिहासिक उपन्यास। तो इसके अतिरिक्त ब्रजनंदन सहाय के लालचीन उपन्यास में तुर्की गुलामों के सरदार तुगलक चीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी कही गई है, ये 1937। तो तुगलक चीन को ही उपन्यासकार ने लालचीन बना दिया है और प्रेमचंद पूर्व ऐतिहासिक उपन्यासों ने इतिहास से अधिक कल्पना, प्रेम, रहस्य और रोमांच को अभिव्यक्ति दी। ऐतिहासिक शोध और छानबीन के अभाव में ये उपन्यास उत्तम कोटि के नहीं बन पाए। प्रेमचंद पूर्व युग में तीसरी कोटि में घटना प्रधान तिलस्मी और जासूसी उपन्यास। ये जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है इनमें बाबू देवकी नंदन खत्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि जो देवकी नंदन खत्री हैं वो इस दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त है। ये जो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास है, कहानियां हैं, इस दृष्टि से इन्होंने इस ओर अपनी बहुत लेख लिखा और कहा जाता है जो चंद्रकांता उपन्यास है पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। बहुत ही प्रभावी उपन्यास है चंद्रकांता। इस पर जो है इसका मंचन हुआ है, नाटक के रूप में ये दिखाया गया है
और बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। दूरदर्शन पर आता था चंद्रकांता नाम, सभी ने आपने सबने सुना। तो ये देवकीनंदन ठाकुर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है और ये तुलसी उपन्यास जादू वगैरह की बातें इसमें। और जो ये उपन्यास है चंद्रकांता, इसकी प्रसिद्धि के बाद उन्होंने चंद्रकांता संतति और भूतनाथ जैसे उपन्यास भी लिखे। तो इस क्षेत्र में हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू देवकी नंदन के पुत्र बाबू दुर्गा प्रसाद ने अपने हाथ आजमाए। यानी कि तिलस्मी और अय्यारी जो उपन्यास हैं, जादू टोने वाले हैं और भूत प्रेत वालों की कहानियों के हैं, तो इनमें उन्होंने भी अपनी कलम चलाई। इसके अलावा देवी प्रसाद उपाध्याय और गुलाब दास, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, इन सभी ने उपन्यास लेखन के छिटपुट प्रयत्न किए। और जासूसी उपन्यासकारों ने गोपाल राम गहमनी ने सर्वाधिक मतलब कि इस दृष्टि से प्रसिद्धि प्राप्त की, जासूसी उपन्यासकार के रूप में। उन पर अंग्रेजी के सर आर्थर कॉनन डॉयल का एक स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने 1900 में जासूस नामक मासिक पत्र लिखा और उन्होंने इस पत्र के लिए कई उपन्यास लिखे। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश आदि उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं और उन्हें हिंदी का ऑथर कॉनन डॉयल कहा गया है। तो उनके अलावा रामलाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जयराम दास गुप्त और राम प्रसाद लाल आदि ने भी ऐसे कुछ एक उपन्यास लिखे हैं जो इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग में अपवाद द्वारा भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया गया। इस युग में ऐसे सर्वाधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य से इस युग में किया गया और उसके बाद मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू, इसके भी कई उपन्यासों का अनुवाद किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग के जो उपन्यासों की विविधता है वो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों को ठोस आधार भूमि प्रदान करती है। उसके बिना प्रेमचंद जी उपन्यासों में विषय वस्तु की स्पष्टता, व्यापकता, शिल्प की उत्कृष्टता संभव नहीं कर सकती। तो प्रेमचंद का उपन्यास साहित्य में अपना अलग ही स्थान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। किस प्रकार उन्होंने उपन्यास साहित्य में अपना स्थान बनाया वो तो अविस्मरणीय है। बाकी उनसे पूर्व के जो उपन्यासकार हुए हैं जिन्होंने तिलस्मी, अय्यारी कथाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है और जिसमें जो देवकी नंदन खत्री हैं वो बहुत अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त हैं। और इसी के साथ साथ जो ये उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में एक सौंदर्य, वैशिष्ट्य सब कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो ये सारे उपन्यास अलग अलग जिनके नाम दिए गए, अलग अलग जिनके राइटर्स हैं और ये लेखकों के द्वारा उस समय की जो स्थितियां हैं उन सबको कहने वाले हैं, वर्णित करने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रसिद्धि प्राप्त करने से और इनके द्वारा जो मतलब कि इस युग में जो मतलब कि हिंदी उपन्यास का एक प्रारंभिक चरण है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। ये दिखाई देता है कि ये जो युग रहा, इस युग में जो प्रारंभिक चरण रहा हिंदी उपन्यास का, उसमें हिंदी उपन्यास ने अपने जो पैर हैं वो जमाए हैं और देवकीनंदन खत्री के रूप में और किशोरी लाल गोस्वामी के रूप में उन्होंने अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया है उपन्यासों में, क्योंकि उनके लिखे गए उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं और जो चंद्रकांता है वो तो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। तो इस दृष्टि से अब आगे की ओर देखेंगे तो स्वतंत्रता पूर्व हिंदी उपन्यासों का क्या विकास रहा, क्या विकास क्रम रहा और कितनी तीव्रता के साथ वो आगे बढ़े, क्या उनमें परिवर्तन हुए, क्या क्या उनमें विशेषताएं आई और क्या चीजें उन्होंने छोड़ी। तो इन सब को
ध्यान से अब अगले इसमें समझते हैं, अगले बिंदु के द्वारा समझते हैं। धन्यवाद।